टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज़ नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफ़ी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ और भी हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? टाइटैनिक, जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर में डूब गया था। इस हादसे के गवाह आई विटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इस बयानों को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पैंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराख छोड़ा था तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना था। और सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम न पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए ज़रूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गया था, उनके जवाब ढूंढने का अब वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर की गहराई में पिछले कई सालों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशन अरेंज किए गए जिन्होंने शिपरेक की कई सारी फोटोज कैप्चर की। टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का ये एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है, और कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब है कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा, और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी कि एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फीट वाला क्रैक पड़ा था। और ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफ़ी कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था इस शिप का अगला हिस्सा, जिसे बोव कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज़्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है, और इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरओवीज ने टाइटैनिक शिपरेक साइट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थीं जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आँख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। बाकी के पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले स्टर्न जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशान आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इस निशान से जाहिर होता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। रिसर्चर इस निशान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाले फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया, और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोथ सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिज़ाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है,
यही वजह है कि बोव सेक्शन स्टर्न के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी का फोर्स इस पर डायरेक्टली अटैक कर रहा था। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ये खबर काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब बोव सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से इस स्टर्न सेक्शन का पूरा वजन पेवेट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज़्यादा वजन बर्दाश्त न कर सका और टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद सारा सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें कॉफ़ी कप्स, डिनर प्लेट्स, चैंडिलियर्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम्स स्टर्न सेक्शन की है। टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैली हुई है, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बोव सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन 2 तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बोव सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा।